नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट बारामूला एनकाउंटर को लेकर आ रही है। लगातार भारतीय सेना एक के बाद एक इन आतंकियों का सफाया कर रही है और ऐसे में भारतीय सेना ने आतंकी गनी ख्वाजा को खत्म कर दिया है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अल बद्र का ये प्रमुख कमांडर यानी कि अब्दुल गनी ख्वाजा साल 2000 में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था और 2002 में वापस भारत लौटा था। वो उत्तर कश्मीर के बारामूला में पिछले 5 सालों से भी एक्टिव था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना ने इसको ठोक दिया। आपको बता दें कि 2008 से दिसंबर 2017 तक उसने आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम किया। जनवरी 2018 में वो दोबारा एक्टिव हो गया था और सेना उसकी तलाश कर रही थी। बहरहाल एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए और सबसे खास बात कि ये 5 साल से ये एक्टिव था और ये कई आतंकी वारदातों में शामिल रह चुका था। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम चल चुका होगा कि आईएनएस करंज सबमरीन भारतीय नेवी में शामिल कर ली गई है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी। स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज बेहद उन्नत पनडुब्बी है। नौसेना को 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन सौंपी जानी है, जिनमें से 3 सौंपी जा चुकी है और चौथी आईएनएस वेला को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। करंज जो कि 70 मीटर की लंबाई वाली छोटी सबमरीन है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसकी तुलना परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन अरिहंत से नहीं की जा सकती। हालांकि सबमरीन के इस क्लास के अपने कुछ अलग ही फायदे होते हैं। आपको बता दें कि खास स्टील से बनी इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी की गहराई में जाकर भी काम करने की क्षमता रखती है। करंज सबमरीन 45 से 50 दिनों तक पानी में आराम से रह सकती है। करंज मॉडर्न फीचर से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन की नजरों से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। इतना ही नहीं, ये टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलों से भी हमले कर सकती है। यानी कि एक बड़ी उपलब्धि भारतीय नौसेना के लिए। आईएनएस करंज के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। अगली अपडेट भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक बयान में कहा कि 11 एमुनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल यानी कि ACTCM बार्जेस के निर्माण के लिए सूर्य देवता परियोजनाओं के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय नौसेना के बयान में कहा गया है कि ठाणे स्थित MSME सूर्य देवता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध 5 मार्च को संपन्न किया गया था। आपको बता दें कि इन बार्जेस की डिलीवरी 22 मई से शुरू होने वाली है। भारतीय नौसेना में ACTCM बार्जेस को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगली खबर फिलीपींस नेवी को लेकर आ रही है। फिलीपींस नेवी के नेवी चीफ ने बताया कि मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम एक आइडल वेपन है। ब्रह्मोस मिसाइल और लॉन्चिंग सिस्टम शोर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के लिए सबसे आशाजनक विकल्प है। साथ ही फिलीपींस नेवी के चीफ ने बताया कि फिलीपींस नेवी अपनी लिस्ट में करीबन मैक 3 सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल का अधिग्रहण भी करना चाहती है। फिलीपींस नेवी चीफ ने बताया कि वो इस परियोजना को और आगे बढ़ाएंगे। फिलीपींस नेवी चीफ से जब ये पूछा गया कि वे ब्रह्मोस की कितनी बैटरी खरीदेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिलहाल अभी एक का अधिग्रहण किया जाएगा। एक मिसाइल बैटरी में आमतौर पर ट्रैकिंग सिस्टम के साथ प्रत्येक में 2 या 3 मिसाइल ट्यूब के साथ 3 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट लद्दाख को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के सैन्य शीर्ष कमांडर ने बताया कि भारत की सेना के साथ झड़प के बाद चीन ने LAC पर जिन इलाकों पर कब्जा किया था, उसमें से कई अग्रिम मोर्चों से वो पीछे नहीं हटा है। अमेरिका के सैन्य कमांडर एडमिरल फिलिप S. डेविडसन ने कहा कि अमेरिका ने भारत को सूचना और ठंडे इलाकों पे पहने जाने वाले कपड़ों तथा अन्य उपकरण मुहैया कराकर सीमा विवाद में उसकी मदद की है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिल डेविडसन ने सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्यों से कहा कि PLA ने शुरुआती झड़प के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया था, उसमें से अभी वो कई इलाकों में पीछे नहीं हटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल की गतिविधियों ने भारत को यह एहसास दिलाया है कि उसकी अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने के क्या मायने हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अमेरिका अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के एडमिरल का कहना ये है कि अमेरिका ने भारत की मदद करी और ठंडे इलाकों में पहने जाने वाले कपड़ों की भारत को आपूर्ति की, खास करके भारतीय सैनिकों की जो कि वहां पर तैनात थे। लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरीके से अमेरिका की बात से भी आश्वस्त नहीं हो सकते। साथ ही अमेरिकी कमांडर का ये भी कहना है कि उन्होंने भारत को संकट के समय कई सूचनाएं भी दी थी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि उपकरण आदि भी प्रोवाइड कराए गए थे। डेविडसन ने कहा कि मुझे लगता है कि चारों देशों का गठबंधन यानी कि क्वाड के साथ भारत अपने गहरे संबंध बनाएगा और मुझे लगता है कि यह हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर है। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में सेना के आधिकारिक बयान से ही हमारे पास क्लियर हो पाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान टर्की को लेकर आ रही है, जिसको अमेरिका ने दिया है एक तगड़ा झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है।
तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। तुर्की ने कहा है कि अमेरिका ने तुर्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। साथ ही तुर्की का कहना है कि अब पाकिस्तान इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को चीन से खरीद सकता है। अटैक TT-129 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में अमेरिकी इंजन लगे हुए हैं। 2 इंजन वाला और हर मौसम में हमला करने में सक्षम यह हेलीकॉप्टर अगस्ता A129 मंगुस्ता प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अमेरिकी इंजन लगे होने की वजह से इस हेलीकॉप्टर को निर्यात करने से पहले मंजूरी लेना पड़ता है। साथ ही तुर्की ने ये कहा है कि इस रोक से अमेरिकी हितों को और ज्यादा नुकसान होगा। इससे पहले तुर्की और पाकिस्तान के बीच 2018 में 1.5 अरब डॉलर में तुर्की में बने इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का सौदा हुआ था। अमेरिका के निर्यात को मंजूरी नहीं देने की वजह से इन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का समय बढ़ गया। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि ऐसा अमेरिका रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसे अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को कहा था। इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर कई प्रतिबंध लगा रखे। अटैक T-129 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को ना मिलने से पाकिस्तानी सेना को एक बड़ा झटका लग गया है। वैसे भी वो अपने फाइटर जेट्स की खस्ता हालत से जूझ रही है और इसके बाद उसके पास कोई भी अपडेटेड हेलीकॉप्टर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा पस्त हो गई है। हालांकि अटैक T-129 से उसकी क्षमता बढ़ सकती थी, क्योंकि अमेरिका ने एक सही टाइम पर सही कदम उठा लिया है। अब ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचता है उसका आयरन ब्रदर चीन, जिसके Z-10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वो खरीद सकता है। ऑलरेडी Z-10 हेलीकॉप्टर्स का भी कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है और ये सब रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक डिफेंस अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी यहाँ पर जरूर कीजिएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 उन्नत पनडुब्बियों को अप्रैल में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और DAC की अगली बैठक में मंजूरी के लिए सौदा होने की संभावना है। साथ ही पनडुब्बी सौदे के लिए जनवरी 2020 में DAC ने MDL और लार्सन एंड टूब्रो को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के P-75I सौदे के लिए भारतीय साझेदार के रूप में लिस्टेड किया था। एक बार जब DAC इसे मंजूरी दे देता है तो नौसेना उन 2 भारतीय कंपनियों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी जो एक विदेशी मूल उपकरण यानी कि OEM के साथ साझेदारी में इसका जवाब देंगे। P-75I सौदे में देरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अतिरिक्त सावधानी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार किया जा रहा था। इस परियोजना को रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी कि DPP के सामरिक भागीदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देना है और घरेलू रक्षा इंडस्ट्री इकोसिस्टम का निर्माण करना है। जहां 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वहां 5 विदेशी OEM चुने गए हैं, जिसमें देवू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियर्स साउथ कोरिया, नेवल ग्रुप फ्रांस, नवेंटिया स्पेन, रोसबोन एक्सपोर्ट रशिया और TKMS जर्मनी है। अगली अपडेट पाकिस्तान और तुर्की को ही लेकर आ रही है। दरअसल अभी हाल ही में एक खबर के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर अहम समझौता किया है। तुर्की से आए एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि सुपार्को का दौरा किया, जिसे कि दोनों देशों के बीच काफी गुप्त रखा गया। जानकारों के मुताबिक तुर्की के जिस डेलीगेशन ने पाकिस्तान के सुपार्को का दौरा किया है, उसमें तुर्की स्पेस एजेंसी यानी कि TUA से जुड़े कई वैज्ञानिक भी शामिल थे। पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और पाक एयरफोर्स की मदद के लिए तुर्की लगातार फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। इस्लामी देश का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा तुर्की पाकिस्तान की नेवी को भी मजबूत करने में जुटा है। इस साल जनवरी में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान के लिए बनाए गए मिलजियम प्रोजेक्ट के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों में से तीसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। यानी तुर्की के राष्ट्रपति हाल ही में 2023 मून मिशन की घोषणा कर चुके हैं, जिसका मकसद 2023 में चंद्रमा की सतह पर लैंड करना है। लेकिन कई जानकार तुर्की के इस फैसले पर संदेह जता रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त डील हुई है, जिसके तहत पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी तुर्की को देगा और तुर्की पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी देगा। जिस तरह तुर्की के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, ऐसे में कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच ऐसी डील हुई हो। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अब अपने सभी कलवरी क्लास के गैर परमाणु अटैक को एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन से बदलने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 2023 तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस परीक्षण को अलग से देखने की बजाय नौसेना की पूरी क्षमता निर्माण योजना के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे कि 6 परमाणु शक्ति चलित अटैक पनडुब्बियां यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन या फिर SSN का निर्माण करने की योजना है। ये परियोजना वापस पटरी पर लौट आई है और यही नहीं, इस साल के अंत तक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी कमीशन हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ताकत पर मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि
इन योजनाओं को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिकी नौसेना को पछाड़ दिया है। हालांकि क्षमता और टन भार के मामले में अमेरिका अब भी चीन से काफी आगे है। यही भारतीय नौसेना 65,000 टन वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को लेकर भी काफी लंबे वक्त से बात चला रही है। हालांकि इसके लिए करीबन $15 बिलियन का खर्च होगा। यानी भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फिलहाल 2 प्रीडेटर ड्रोन भी लीज पर लिए हैं। तो यानी कि नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। ये सब भारत चीन को देखते हुए कर रहा है, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से अमेरिका को पछाड़ दिया है नौसेना के मामले में, ऐसे में भारत को उसे काउंटर करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।